Welcome my lovely students. In this session we are going to do questions on linear equations in three variables. So two variables में तो बहुत सारे questions हमने कर लिए. We're doing questions on linear equations in three variables. So if we have n number of unknowns, then there must be n equations if we need to find out all the values of all the unknowns. ठीक है? So similarly, if we have three variables, so for three variables we need three equations to solve them, to get value of each of them. हमें चाहिए three equations, ठीक है? Each of them. But sometimes क्या होगा कि you will be given two equations और हमें कोई एक combination होगा जो कि find out करना होगा और कभी कभी solve करना होगा. सो सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी टाइप होंगे वो हम कवर करेंगे इस सेशन में. स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे थ्री अननोन्स की इक्वेशंस को, इसको सीखते हैं. सो लेट अस से दीज आर द थ्री इक्वेशंस. 7x + 6y = 2z, 7x + 6y + 2z = 50, 4x + 5y + 3z = 37 एंड 5x + 4y + z = 34. अब हमें दो अननोन की इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है, तो हम थ्री अननोन की इक्वेशंस को भी कन्वर्ट करेंगे टू अननोन की इक्वेशंस में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक वेरिएबल को रिमूव करके. इफ यू रिमूव वन वेरिएबल, इन दैट केस हमारा जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल वाले केस में ही कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, बट कैसे रिमूव करेंगे यही तो सीखना है. सो लेट अस से हम पहला इक्वेशन देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. फोकस ऑन फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 7 और थर्ड में एक्स का कोफिशिएंट है 5. सो एक तरीका ये है कि हम एक्स के कोफिशिएंट दोनों में इक्वल कर लें और अकॉर्डिंगली एक्स को रिमूव कर देंगे. बट ज़्यादा आसान क्या पड़ेगा? इफ़ यू ऑब्जर्व z का कोफिशिएंट फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 1 है, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 1 ओनली, यानी कि वैसे ही रहने देते हैं, और थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2z हो जाएगा दोनों में, z का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और फिर सब्ट्रैक्ट करके हम रिमूव कर सकते हैं. तो यही काम करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, 7x + 6y + 2z = 50 एंड वी मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बाई 2. सो दिस विल बी 10x + 8y + 2z = 68. Now if you subtract करें तो 7x - 10x is -3x, 6y - 8y is -2y और z वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू -18. सो इफेक्टिवली हमारी इक्वेशन आ गई 3x + 2y, दिस इज इक्वल टू 18. ओके, सेम काम हमें करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में या फिर सेकेंड और थर्ड में, जिसमें भी कन्वीनियंट फील करें. सो सेकेंड और थर्ड में कर लेते हैं. सो मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाई 3 और थर्ड को ऐसा ही रहने देते हैं. नहीं, सेकेंड को तो सेकेंड में ऑलरेडी 3z है, थर्ड में 3 मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सेकेंड को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं. तो 4x + 5y + 3z दिस इज इक्वल टू 37 एंड थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3 दिस विल बी 15x + 12y + 3z this is equal to 102. Now if you subtract, तो 4x - 15x will be -11x -7y और z वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 37 - 102, so 65 of with negative sign. So this will be 11x + 7y is equal to 65. Now we have two equations with two unknowns. First is 3x + 2y is equal to 18 और next है 11x + 7y is equal to 65. ओके, ठीक है. सो अगेन अब हम यहाँ पे x और y में सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो क्या कर सकते हैं? इफ़ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 11 एंड सेकेंड वन बाई 3, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट को 11 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 33x + 22y is equal to 198 एंड सेकेंड इक्वेशन, दिस इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3, 33x + 21y is equal to 195. सब्ट्रैक्ट करते ही विल बी गेटिंग y विल बी इक्वल टू 3. पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू 3 है, 2y 6 हो जाएगा, 3x विल बी 12, सो x विल बी इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 आ गया. अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. लेट अस से 5x + 4y + z इज इक्वल टू 34. सो z विल बी इक्वल टू 34 - 5x, 5x is 20 - 4y which is 12, 34 - 32 that is equal to 2. So y is equal to 3, x is equal to 4 and z is equal to 2. This will be our solution.
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है, ये आंसर हो गया अपना। और इस तरह से वी कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल को तुम अपने एंड पे सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, सेम मोडस ऑपरेंडी है, किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव कर दो। ठीक है, यू कैन रिमूव x बिकॉज x में भी सिंपल है 2 3x, तो 2 पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर y में भी कर सकते हो -1 -2 -1, तो y में भी बहुत आसान है। फर्स्ट और थर्ड में तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और थर्ड को तुम फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैसे ही y रिमूव हो जाएगा, इजंट इट सो? तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, और यही काम फिर सेकंड और थर्ड में भी इजीली हो जाएगा। तो y रिमूव करना विल बी इवन ईजियर, इवन मोर ईजियर। तो y को रिमूव कर सकते हो। कमेंट में आंसर बताना क्या आंसर आएगा x, y और z का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x + 6y = 110, 4x + 3y = 59 एंड x + z = 15। नाउ ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो फर्स्ट 2 इक्वेशन है ये तो x और y में ही है, और इन फर्स्ट 2 इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट x एज वेल एज y, और फिर अकॉर्डिंगली थर्ड इक्वेशन में x पुट करके वी कैन फाइंड आउट z एज वेल। तो इसको सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो क्या वैल्यू आएगा? फर्स्ट है 7x + 6y = 110, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल बी 8x + 6y and that is equal to 118, and hence x will be equal to 8, x equal to 8 को पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन, 8 4 32, so y will be equal to 9, and if x is 8, x plus z 15 है तो z will be equal to 7, तो x equal to 8, y is equal to 9 and z is equal to 7. That will be our answer for this question. Clear? Okay, next question. Now this equation looks slightly different. xy upon x plus y is equal to 6 upon 5, yz upon y plus z is equal to 12 upon 7, and zx upon z plus x is equal to 4 by 3. That is equal to 4 by 3. If we reverse all these values, सबको रेसिप्रोकल सबका सारी इक्वेशंस का ले लें तो इक्वेशन हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, बिकॉज न्यूमरेटर में एडिशन आना चाहिए, डिनोमिनेटर में तो प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर हमें वैल्यूज हैं x plus y upon xy is equal to 5 by 6, y plus z upon yz, this is equal to 7 by 12, and z plus x upon zx, this is equal to 3 by 4. Now if you can observe, तो x plus y upon xy क्या है? This is 1 by x plus 1 by y, that is equal to x plus y upon xy. ये तो मतलब हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ रहा है 1 by x plus 1 by y, this is equal to 5 by 6, या फिर यहाँ पे x हमारा डिनोमिनेटर 6 है, in this case this is 12, in this case this is 4, सारे केसेस में अपना डिनोमिनेटर भी इक्वल कर लेते हैं। सो दिस विल बी 5 by 6 यानी 10 by 12। सेकेंड केस में 1 by y plus 1 by z is equal to 7 by 12, and in third case 1 by z plus 1 by x will be equal to 9 by 12. Now we have 3 equations, and if we add all these 3 equations, तीनों को ऐड कर देंगे, 1 by x will be 2 times, 1 by y will be 2 times, 1 by z will be 2 times, so this will be 2 times of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, and that is equal to 10 plus 7 17 plus 9 26 by 12. 2 से सिंप्लीफाई करोगे 1 by x plus 1 by y plus 1 by z will be 13 by 12. 1 by x plus 1 by y plus 1 by z will be equal to 13 by 12. Now let us say this is our fourth equation. So if you subtract first equation from the fourth equation, so 1 by z will be equal to 13 minus 10, 3 by 12. 1 by z will be equal to 3 by 12, which is 1 by 4. So यहाँ से z will come out to be equal to 4. If you subtract second equation from the fourth equation, so that will be 1 by x is equal to 6 by 12, which is equal to 1 by 2, and hence x will be equal to 2. And similarly, we can subtract third equation from the fourth equation, and third में आ रहा है 9 by 12, so that will be 4 by 12. 1 by y will be 4 by 12, which is 1 by 3. So y will be equal to 3. सारी वैल्यूज हमें मिल गई. z is equal to 4, x is equal to 2, and y is equal to 3. This will be our answer. Clear? Okay. अच्छा, हम यहाँ पे भी स्ट्रेट अवे ऑब्जर्व कर सकते थे कि x plus y by xy आ रहा है 5 by 6, so this is 1 by 2 plus 1 by 3. अगर ये इतना कैलकुलेशन तुमने किया है, ये समझ पा रहे हो, तो फिर डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते थे कि 1 by y plus 1 by 2 है, या 1 by 2 plus 1 by 3 है, क्या 1 by x plus 1 by y की वैल्यू. तो इधर x will be 2 और y will be equal to 2.
ठीक है, सो x और y में से एक 2 होगा, एक 3 होगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में देखो तो दिस इज 7/12 विच इज 7 क्या है 4+3 यानी कि 1/3 + 1/4। नाउ वी आर क्लियर कि 1/3 यहाँ पे भी आ रहा है, 1/3 यहाँ पे भी आ रहा है, सो क्लियरली और y भी आ रहा है दोनों केसेस में कॉमन, सो डेफिनेटली 1/y इज 1/3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, एंड इफ y इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 4। और वेरीफाई कर सकते हो लास्ट इक्वेशन में ये 1/2 + 1/4 इज 3/4, सो यस दैट इज करेक्ट। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर? ठीक है, सो ये बेस्ट अप्रोच रहेगा ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो, या ऐसे क्वेश्चन का हमें किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े सॉल्व करना पड़े। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ सर्टेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट Vicky can eat 3 burgers, 7 shakes and 1 order of fries for rupees 120 exactly. At the same place it would cost rupees 164.50 for 4 burgers, 10 shakes and 1 order of fries. How much would it cost for an ordinary meal of 1 burger, 1 shake and 1 order of fries? So the first equation will be 3 burgers purchase करता है, जिससे बर्गर का प्राइस है B, प्लस 7 shakes परचेज करता है, शेक का प्राइस है S, प्लस 1 order of fries, so plus 1F, that is equal to rupees 120. In second scenario, he purchases 4 burgers plus 10 shakes plus 1 order of fries and that is equal to 164.50. Okay. So in both cases हमारा कोफिशिएंट फ्राइज का तो सेम है, so if we subtract first equation from the second equation, second minus first, रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा 4B minus 3B will be equal to B. तो 1 burger plus 10S minus 7S that is 3S plus 3 shakes will be equal to 44.50 rupees. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है how much would it cost for an ordinary meal of 1 burger, 1 shake and 1 order of fries. So the question is about the total cost of 1 burger plus 1 shake plus 1 order of fries. Okay. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि 1 बर्गर प्लस 3 शेक्स इज इक्वल टू 44.50, और फर्स्ट केस में हमारे 3 बर्गर्स हैं 7 शेक्स हैं, सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 तो रिजल्ट आ जाएगा 2 बर्गर प्लस 6 शेक्स इज इक्वल टू 89 रुपीज। ठीक है, नाउ लेट अस से दिस इक्वेशन इज 3। अब अगर इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट में से, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 3 को, तो हमारा बर्गर का कोफिशिएंट भी 3B minus 2B 1 भी हो जाएगा, 7S minus 6S 3 का कोफिशिएंट भी 1 हो जाएगा, और फ्राइज का तो 1 है ही। सो रिजल्ट आ जाएगा 1S प्लस 1S नहीं 1B, 1 बर्गर प्लस 1 शेक प्लस 1 फ्राई, दैट इज टोटल इज इक्वल टू 120 minus 89 31 रुपीज। सो द आंसर विल बी 31 रुपीज। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, बट ये तो इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली हमारा सॉल्व हो गया जुगाड़ करके भी ऐसे, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे सॉल्व हो। ठीक है, हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो देयर मस्ट बी अ मेथड जिससे कि हम हर केस में डेफिनेटली ऐसा आंसर फाइंड आउट कर सके। ठीक है, सो अब मेथड समझते हैं प्रॉपर, जिससे कि हर केस में हमें मिल जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करें, सो दैट हमें अपना रिजल्ट मिल जाए, यानी 1B प्लस 1S प्लस 1F इन दिस केस। ओके, सो सेपरेटली इस इक्वेशन को लिख देते हैं फ्रेश पेज पे, तो 3B प्लस 7S plus 1F is equal to 120, and second equation है 4B plus 10S plus 1F and that is equal to 164.50. Now let us say we are multiplying first equation by x या m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट में वी आर गेटिंग 1 बर्गर प्लस 1 शेक प्लस 1 फ्राइज का कॉस्ट। ओके, सो ऐसे समझो कि फिर मल्टीप्लाइंग m इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो b का बर्गर का कोफिशिएंट क्या होगा? b का कोफिशिएंट क्या होगा? फर्स्ट केस में आएगा 3m, सेकंड में आएगा 4n, 3m प्लस 4n, और रिजल्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, रिजल्ट में 1 आ रहा है, तो 3m प्लस 4n इज इक्वल टू b। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? दिस विल बी 3mb प्लस 7ms प्लस mf, दैट इज इक्वल टू 120m, और सेकेंड इक्वेशन में आ जाएगा 4nb plus 10ns plus nf and that is equal to 164.50 times n. Now if you add these two equations, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 3m plus 4n times b, यही तो आएगा ना,
और ऐसी सारी वैल्यूज आएंगी हमारी 7m प्लस 10n टाइम्स s प्लस m प्लस n टाइम्स f एंड दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू 120m प्लस 164.50m। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। सो यही सेम काम हम कर रहे हैं, हम बस कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा रहे हैं कि 3m प्लस 4n दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड आ जाएगी 7m प्लस 10n दिस इज इक्वल टू 1। ओके, और क्योंकि दो ही अननोन्स है हमारे पास m और n, ये b क्यों लिखा है? 1 आएगा ना, b थोड़ी आएगा, 1 आएगा। दिस इज इक्वल टू 1, b का तो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 1 और 7m प्लस 10n इज ऑल्सो इक्वल टू 1। क्योंकि दो ही अननोन्स है हमारे पास, तो दो ही इक्वेशन सफिशिएंट है, दो इक्वेशन से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। बट तीसरी इक्वेशन भी बनेगी दैट m प्लस n इज इक्वल टू 1, बट उसको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हम रखेंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो इक्वेशन से m और n की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 3m प्लस 4n इज 1 और 7m प्लस 10n दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं बिकॉज दोनों केस में 1 ही आ रहा है। 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 7m प्लस 10n। अगर इक्वल नहीं होता तो फिर मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करते। ओके, सो दिस विल बी यस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3m माइनस 7n माइनस 4m इज इक्वल टू 6n। सो माइनस 2m इज इक्वल टू 3n। ओके, सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा दैट n विल बी इक्वल टू माइनस 2m बाई 3। ये आ जाएगी n की वैल्यू। रिप्लेस कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, 3m प्लस 4n में रिप्लेस कर देते हैं तो दिस विल बी 3m माइनस 8m बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस विल बी 9 माइनस 8 m बाई 3 इज इक्वल टू 1। सो m विल बी इक्वल टू 3 एंड इफ m इज 3 तो n विल बी इक्वल टू माइनस 2, n विल बी इक्वल टू माइनस 2। ओके, m इज 3, n इज इक्वल टू माइनस 2। और बस चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में यानी m प्लस n का समेशन क्या आएगा, दैट विल बी 3 प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 ओनली। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन भी हमारी मैच कर रही है, और थर्ड इक्वेशन अगर मैच कर रहा है दैट एम्प्लाइज की सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर थर्ड इक्वेशन हमारा मैच कर रहा है तो दैट एम्प्लाइज की एक्चुअल में जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, उसका आंसर डेटा इनसफिशिएंट नहीं है। यस, वी कैन डिटरमाइन द आंसर एंड आंसर कैन बी डिटरमाइंड बाई पुटिंग m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड को, और अकॉर्डिंगली फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। बिकॉज हमारे पास 3 अननोन्स हैं, देयर आर 3 अननोन्स and 2 equations. Okay, so यहाँ से definitely we cannot find out value of each unknown individually. Individually हम b और s और f की individually values find out नहीं कर सकते हैं, but we might be able to find out value of one of them or two of them. ठीक है, या फिर उसके किसी कॉम्बिनेशन की वैल्यू, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1 बर्गर प्लस 1 शेक प्लस 1 फ्राइज, तो किसी कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल है, और किसी पर्टिकुलर केस में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं पॉसिबल हो। ठीक है, यानी कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो कब होगा? जबकि हमने फर्स्ट कोफिशिएंट कंपेयर करा है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कंपेयर करा है, तब तो वहां से हमें m और n की एक वैल्यूज मिल गई, बट थर्ड वाले में अगर पुट करने पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट एम्प्लॉइज दैट द आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो कभी भी अगर हमारे 3 अननोन्स हो और 2 इक्वेशंस हो, सिर्फ 3 इक्वेशंस की बजाय, तो वहां पे सॉल्यूशन आना पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है। डिपेंड करेगा कि वैल्यूज क्या है और उनसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो हमेशा हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद में ही वी कैन आइडेंटिफाई कि वेदर द इक्वेशंस आर सॉल्वेबल और नॉट। ओके, क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे अ सेल्समैन सोल्ड 3 टाइप्स ऑफ टॉयज, ईच टॉय ऑफ द 3 वेराइटीज कॉस्ट ₹80, ₹40 and ₹25 respectively. If the total sale on the day was ₹360 and the salesman sold at least 1 toy of each variety, then find the maximum number of toys he could have sold. Maximum number of toys he could have sold. So मान लेते हैं there are 3 varieties T1, T2 and T3. Prices तो given है दोनों के, तीनों के prices are ₹80, ₹40 and ₹25. और जैसे फर्स्ट वाला A क्वांटिटी परचेज किया है, सेकंड B और थर्ड C. सो इक्वेशन का बन जाएगा टोटल अमाउंट इज ₹360. तो 80A प्लस 40B प्लस 25C दिस इज इक्वल टू 360. अब यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन, 3 अननोन्स है. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो बन जाएगा 16A प्लस 8B प्लस 5C इज इक्वल टू 72.
16a plus 8b plus 5c is equal to 72. क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज ही कुड हैव सोल्ड. सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ टॉयज. मैक्सिमाइज टोटल नंबर ऑफ टॉयज, और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना होगा? a plus b plus c. सो हैव टू मैक्सिमाइज a plus b plus c इन दिस केस. a b c का सम जो है उसको मैक्सिमाइज करना है. तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? ऐसे किसी भी केस में अगर हमें नंबर ऑफ टॉयज को मैक्सिमाइज करना है तो जो सबसे सस्ता टॉय है, जो चीपेस्ट टॉय है, उसको मैक्सिमम परचेज करना चाहिए, और जो कॉस्टलीस्ट टॉय है उसको सबसे कम परचेज करना चाहिए. यही तो अप्रोच होना चाहिए. द टॉय दैट इज कॉस्टलीस्ट शुड बी परचेज्ड एज मिनिमम एज पॉसिबल एज पर द कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन, एंड द चीपेस्ट टॉय शुड बी परचेज्ड एज मैक्सिमम एज पॉसिबल बिकॉज दैट इज द चीपेस्ट. तो नंबर इंक्रीज करेगा उस केस में, क्योंकि टोटल अमाउंट इज फिक्स्ड. अगर टोटल अमाउंट फिक्स नहीं होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि जितना मैंने खर्च करो, बट टोटल अमाउंट क्योंकि फिक्स्ड है, दैट इज वाई दिस शुड बी आवर अप्रोच. इजंट इट सो? और क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट द सेल्समैन सोल्ड एटलीस्ट वन टॉय ऑफ ईच वैरायटी, यानी ऑल ए बी एंड सी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो वील मिनिमाइज दिस वैल्यू. ए को मिनिमम रखेंगे, सो ए को इक्वल टू 1 रख दो, ए को इक्वल टू 1 रख दो. ए को इक्वल टू 1 रखते ही क्वेश्चन में दिस विल बी 16a यानी 16. सो 8b प्लस 5c, this will be equal to 72 minus 16, so that will be equal to 56. 56 आ गया. ठीक है. 8b, एक सेकंड, 8b plus 5c आ गया 56. ओके. Now we need to find out this as such, but यहाँ पे भी 40 रुपीज वाला है टॉय नंबर 2. तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? टू मैक्सिमाइज c. We have to minimize a, also minimize b as minimum as possible, और c को मैक्सिमाइज करना है. क्या हम b को 1 पुट कर सकते हैं? इफ यू पुट b एज इक्वल टू 1 देन 56 माइनस 8 इज 48 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5. सो डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं. इफ यू पुट b इज इक्वल टू 2 तो 8b विल बी 16 और 5c विल बी 40. सो 2 के केस में 5c विल बी इक्वल टू 40, तो c विल बी इक्वल टू 8. तो यस, यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड दैट विल बी अवर आंसर कि a हमें मिल गया है 1, b मिल गया है 2 एंड c इज इक्वल टू 8. सो टोटल नंबर ऑफ टॉयज विल बी 1 plus 2 plus 8, 11. Maximum number of toys will be equal to 11. So our answer in this case will be equal to 11. That maximum number of toys you could have sold is equal to 11. Is that clear? ठीक है. हाँ, यहाँ पे अगर ऑपोजिट हमें करना होता, इफ वी नीड टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज, मिनिमम भी तो पूछ रहा हो सकता था कि मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज कितने होंगे, तब क्या आंसर होगा? उस केस में हमारा अप्रोच क्या होता? मिनिमम टॉयज अगर उसको सेल करने हैं तो दैट इंप्लाइज कि जो कॉस्टलीस्ट टॉय है उसको हमें मैक्सिमाइज करना होगा, और जो चीपेस्ट टॉय है उसको मिनिमाइज करना होगा, उसको कम से कम सेल करना होगा. इजंट इट सो? तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? हम c इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे मिनिमम के केस में. c इज इक्वल टू 1 पुट करोगे और वैल्यू हमारा बन जाएगा 16a प्लस 8b इज इक्वल टू 72 माइनस 5 यानी कि 67. 67. क्या यहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज 67 एक ऑड नंबर है जबकि 16a और 8b हमारे इवन नंबर्स हैं. तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो c इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है. c इज इक्वल टू 2 पुट करें. इन दैट केस दिस विल बी 16a प्लस 8b इज इक्वल टू 62. क्या यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा? अब यहाँ पे नंबर हमारा इवन तो आ रहा है, बट 16a एज वेल एज 8b बोथ ऑफ देम आर अ मल्टीपल ऑफ 8. तो यहाँ भी कोई सॉल्यूशन हमें मिलने वाला नहीं है. यहाँ भी कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है. इफ यू पुट c इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में मैक्सिमम के लिए बना है तो शायद कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं हमको, यही सेम सॉल्यूशन ही मिल जाएगा. तो c इज इक्वल टू 4 पे आ जाएगा 16a प्लस 8b इज इक्वल टू 52. ठीक है. तो यहाँ भी कोई सॉल्यूशन हमें मिला नहीं. अल्टीमेटली जाके हमें सॉल्यूशन मिलेगा 32 पे जाके व्हेन c इज इक्वल टू 8, यानी यही सेम सॉल्यूशन ही मिलेगा. तो मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम दोनों केसेस में हमें सॉल्यूशन यही मिलने वाला है. सो दिस इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इन दैट केस, बिकॉज हमें मिनिमम भी यही मिल रहा है और मैक्सिमम भी यही मिल रहा है. ठीक है. सो दिस इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन हमें इस केस में मिल नहीं रहा है. ओके, इज दैट क्लियर? तो अगर मिनिमम भी पूछता है या फिर सिर्फ इतना ही पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज ही कुड हैव सोल्ड, तो आंसर हमारा होता है 1, 2 and 8, टोटल 11 टॉयज ही मस्ट हैव सोल्ड, बिकॉज कोई भी और कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल नहीं रहा है. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Atul bought 5 pens, 7 pencils and 4 erasers, while Rajan bought 6 pens, 8 erasers and 14 pencils for an amount which was half more than what Atul paid. So what percent of total amount paid by Atul was paid for the pens? ठीक है. अतुल ने परचेज किए हैं 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 4 इरेजर्स. ओके, सो लेट अस अज्यूम कि पेन्स का प्राइस मान लेते हैं p, तो 5p हो जाएगा. पेंसिल्स का प्राइस मान लेते हैं l, बिकॉज p तो नहीं मान सकते, तो 5p प्लस 7l
प्लस इरेजर का प्राइस ई मान लेते हैं प्लस 4e, ये परचेज किया अतुल ने। एंड रजन हैज बॉट 6 पेन्स 8 इरेजर्स, 6 पेन्स, ध्यान देना है ऑर्डर का, इरेजर्स है इसके बाद में फिर पेंसिल्स है, तो 6 पेन प्लस 14 पेंसिल्स प्लस 8 इरेजर्स, ये रजन ने बॉट किया, परचेज किया, राजन ने परचेज किया। एंड वी हैव आल्सो बीन गिवन दैट which was half more than what Atul paid. So if Atul paid 2 rupees, if Atul paid 2 rupees, so Rajan must have paid 1 rupees more, which is 3 rupees. Isn't it so? Yeah, if Atul pays X amount, then Rajan must have paid X plus X by 2, यानी 3X by 2 amount. Isn't it so? तो मान लेते हैं अतुल ने पे किया है 2X. So Rajan must have paid 3X. क्या है तो कोई दिक्कत है? ठीक है, राजन मस्ट हैव पेड 3x। और क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाय अतुल वाज पेड फॉर द पेन्स, पेन्स के लिए कितना अमाउंट पे किया होगा। सो इफ यू ऑब्जर्व द कोफिशिएंट ऑफ पेंसिल्स, तो अतुल के केस में 7 है, राजन के केस में 14 है। ऑल्सो इरेजर्स का कोफिशिएंट भी 4 और 8, यानी दोनों ही केसेस में कोफिशिएंट डबल है, कोफिशिएंट डबल है, बस पेन के केस में डिफरेंट है, पेन के केस में डिफरेंट है। सो इफ यू मल्टीप्लाई अतुल का जो टोटल है इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, so we will be getting 10p plus 14l plus 8e is equal to 4x. This is equal to 4x. Okay, this is equal to 4x. Now let us say this is equation number 1, this is equation number 2. So if we subtract equation number 1 from equation number 2, तो रिजल्ट आ जाएगा 10p minus 6p that is equal to 4p, और बाकी तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 4p will be equal to 4x minus 3x that is equal to x. तो 4p हमारा इक्वल टू x आ जाएगा, यानी कि 4 पेन्स का जो प्राइस है that is equal to x, 4 पेन्स का प्राइस है इक्वल टू x, बट अतुल ने परचेज किए हैं टोटल 5 पेन्स, 5 पेन्स परचेज किए हैं, तो एक पेन का कॉस्ट कितना आएगा x by 4, तो 5 पेन्स का कॉस्ट आ जाएगा 5x by 4, 5x by 4। और क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट पेड बाय अतुल वाज पेड फॉर द पेन्स, व्हाट परसेंट वाज देयर। ठीक है, टोटल अमाउंट पे किया है 2x अतुल ने, जिसमें से कि 5x by 4 इज फॉर 5 पेन्स, तो परसेंटेज विल बी इक्वल टू 5x by 4 अपॉन 2x, which will be 5 by 8, which is 62.5%, multiplied by 100 भी ऑब्वियसली करना है, बट 5 by 8 फ्रैक्शन से ही समझ में आ जाएगा ना, 62.5% है। अगर तुमने परसेंटेज वाले सेशंस कवर किए हैं ऑलरेडी, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अच्छा सवाल था, यहाँ पे हमें ऐसा वैल्यू नहीं निकालना था, परसेंटेज में हमारा कंपैरिजन करना था कि क्या रेशियो होगा, क्या रेशियो होगा, पेन्स के लिए कितना प्राइस पे किया होगा तुलने। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आनंद वेंट टू मार्केट टू बाई एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस. He bought equal oranges and bananas and twice as many apples as bananas. The sum of price of one of each fruit is rupees 24. Instead, if cost of each orange was equal to equal price of an actual price of an apple, everything else remaining the same, he would have just been able to buy as many apples and oranges as earlier with no money left for bananas. If he purchased 80 fruits in total, find the expenditure incurred in buying the apples. Now this is a very interesting question. क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाओगे, अगर क्वेश्चंस बना पाओगे तब तो फिर ये क्वेश्चन मजा देगा तुमको। ठीक है, क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज फंसोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दो, टेक योर टाइम, टेक 5 to 10 मिनट्स, क्वेश्चन को समझो, ट्राई टू मेक द इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे दोनों चीजें अननोन है, क्वांटिटीज भी अननोन है और प्राइसेस भी एज सच अननोन है, क्योंकि हमें टोटल सम तो दिया है प्राइसेस का, सम ऑफ प्राइसेस इज गिवन, बट प्राइसेस अदरवाइज अननोन है। ऑल्सो वी बीन गिवन टोटल फ्रूट्स कितने परचेज किए हैं, टोटल फ्रूट्स गिवन है कितने परचेज किए हैं, और टोटल प्राइस कितना है 1 फ्रूट का, सबका मिला के, दैट इज ऑल्सो गिवन। ओके, सो आनंद वेंट टू मार्केट टू बाय apples, bananas and oranges. So there are 3 fruits, apples, banana and orange. Okay, he bought equal oranges and bananas and twice as many apples as bananas. So banana और orange का जो ratio है that is 1:1, और apples कितने परचेज किए, twice as many, यानी रेशियो आ रहा है 2:1 का। तो टोटल फ्रूट्स हमारे कितने हो गए, 2 + 1 + 1 4 यूनिट्स हो गए, 4 यूनिट्स हो गए, एंड दिस 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 80 फ्रूट्स, एंड इफ 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 80 फ्रूट्स, तो यहां से हमें नंबर ऑफ फ्रूट्स मिल जाएगा इजीली। कितना आ गया, 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 80, तो 1 यूनिट आ गया 20, यानी कि एप्पल्स आर 40, बनानास आर 20, ऑरेंजेस आर 20। क्लियर? सेकंड थिंग इज सम ऑफ प्राइस ऑफ वन ऑफ ईच फ्रूट इज ₹24. सो लेट अस से प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू x, price of banana is equal to y, and price of orange is equal to z. So what we know that x plus y plus z
दिस इज इक्वल टू 24, दिस इज इक्वल टू 24। इसके बाद वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड इफ कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज वाज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस ऑफ एन एप्पल। यानी कि अगर ऐसा होता, अगर यानी कि ऐसा है नहीं, बट इफ कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज वाज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस ऑफ एन एप्पल, तो प्राइस ऑफ एन एप्पल कितना है, एक्स है। इफ कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज वाज आल्सो इक्वल टू एक्स, ठीक है, अभी तो जेड है, बट अगर कॉस्ट ऑफ ऑरेंज भी जेड के बजाय एक्स ही होता, इन दैट केस एंड इफ एवरीथिंग एल्स रिमेन द सेम, यानी कि बनाना का प्राइस वाई रहता और एप्पल का प्राइस एक्स ही रहता, सो ही वुड हैव जस्ट बीन एबल टू बाई एज मेनी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एज अर्लियर विद नो मनी लेफ्ट फॉर बनानास। यानी कि उस केस में बनानास परचेज ही नहीं कर पाता। तो अभी उसने टोटल जो उसके पास अमाउंट है, अमाउंट अगर सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, सो इफ टोटल अमाउंट इज सेम, तो फर्स्ट केस में कॉस्ट कितना लगा होगा, 40 एप्पल्स परचेज किए हैं तो 40x प्लस 20y प्लस 20z, दिस इज द टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंस। सेकंड केस में भी इतना ही रहेगा एक्सपेंस, बट वो बनानास परचेज नहीं कर पाएगा, और क्योंकि कॉस्ट अब जो है ऑरेंजेस का भी x हो जाएगा, ऑरेंजेस का कॉस्ट भी इक्वल टू x हो जाएगा सेकंड केस में। दिस इज केस नंबर 1, ठीक है। केस 2 इफ वाला जो केस है, वहां पे क्या हो रहा है, ऑरेंजेस का कॉस्ट भी x हो जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। सो इन दैट केस क्या परचेज कर पा रहे हो, 40 एप्पल्स तो परचेज कर ले रहा है, 20 ऑरेंजेस भी परचेज कर रहा है, बट बनाना 0 परचेज कर पा रहा है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 40x प्लस 0y प्लस 20x। सो यहाँ से 40x से 40x तो कैंसिल आउट हो गया स्ट्रेट अवे, वैल्यू आ गया हमारा 20x इज इक्वल टू 20y प्लस 20z, यानी कि x विल बी इक्वल टू y प्लस z, x विल बी इक्वल टू y प्लस z, और x इक्वल टू y प्लस z को तुम इक्वेशन में पुट कर दोगे। सो x प्लस y प्लस z 24 है, तो यहाँ से x इक्वल टू y प्लस z है, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू y प्लस z, यानी कि x विल बी इक्वल टू 12 रुपीज आ जाएगा, और y प्लस z भी 12 रुपीज आ जाएगा। क्लियर? देन क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन बाइंग द एप्पल्स। एप्पल्स को परचेज करने में कितना एक्सपेंडिचर लगा है, तो एप्पल्स के केस में कितना एक्सपेंडिचर लगा होगा, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है 40, और एक एप्पल का कॉस्ट आया 12 रुपीज, तो 40 इंटू 12, यानी कि टोटल एक्सपेंस विल बी इक्वल टू 480 रुपीज। सो अवर आंसर इन दिस केस विल बी इक्वल टू 480 रुपीज। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को एक बार अपने एंड पे अगर अभी अटके थे, नहीं कर पाए थे, तो एक बार फिर से अपने एंड पे समझ के करने की कोशिश करना आफ्टर सम डेज, ठीक है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज करना, लैंग्वेज को समझना, क्योंकि लैंग्वेज में फंसे होगे तो ही अटके होगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला काम कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है, गिवन क्या है हमें x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एक एप्पल प्लस एक बनाना प्लस एक ऑरेंज का कॉस्ट का सम गिवन था, ठीक है, प्राइस का सम गिवन था। ऑल्सो वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 80, एंड वी न्यू दैट equal oranges and equal bananas he purchased and twice as many apples as bananas he purchased, यानी कि apples, bananas and oranges का रेशियो क्वांटिटीज का रेशियो विल बी 2:1:1, 2 + 1 + 1, टोटल इज 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट्स इक्वल टू 80 फ्रूट्स, तो 1 यूनिट आ गया 20 फ्रूट्स, एंड हेंस एप्पल्स विल बी 40, बनाना विल बी 20, ऑरेंजेस विल बी 20। प्राइसेस हमने मान लिया x, y एंड z, तो x प्लस y प्लस z आ गया 24, टोटल कॉस्ट विल बी 40x प्लस 20y प्लस 20z। बट क्वेश्चन एक बार और कह रहा है कि इफ कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज वाज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस ऑफ एन एप्पल, यानी कि ऑरेंज का कॉस्ट भी z के बजाय x हो जाए, इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ वो एप्पल परचेज कर पाएगा, ऑरेंज परचेज कर पाएगा उतने ही जितने पहले परचेज किए थे, बट ही वुड नॉट बी एबल टू परचेज एनी बनाना व्हाटसोएवर। सो इन दैट केस टोटल कॉस्ट विल आल्सो बी इक्वल टू 40x प्लस 20x, यानी कि 60x। सो दैट वेज 20x विल बी इक्वल टू 20y प्लस 20z, यानी कि x इज इक्वल टू y प्लस z, एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 12 रुपीज। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया हमारा, एंड 480 रुपीज विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय हिम ऑन इन परचेजिंग द एप्पल्स। अगर क्वेश्चन पूछता कि बनाना ऑरेंज में कितना कॉस्ट लगेगा, तो 20 इंटू y प्लस z, हम बनाना का इंडिविजुअल कॉस्ट तो देखो नहीं निकाल पाए, तो बनाना का इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं पता हमें, ऑरेंज का इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं पता हमें, बट टोटल कॉस्ट कितना, टोटल कितना लगा होगा उसको परचेज करने में, ये पता लगा सकते हैं, बिकॉज y प्लस z इज 12। सो दैट इज वाई 20 इंटू 12, टोटल 240 रुपीज में ही परचेज बनानाज एज वेल एज ऑरेंजेस। अगर क्वेश्चन पूछता फ्रैक्शन कितना है एप्पल्स का टोटल कॉस्ट में से, तो दैट वॉज 2/3, क्योंकि 480 रुपीज में परचेज किए हैं एप्पल्स, और बनाना प्लस ऑरेंजेस परचेज करेगा कितने में, 12 इंटू 20 यानी 240 रुपीज में, तो 2/3 कॉस्ट तो उसका एप्पल्स में ही चला गया। एप्पल्स महंगे थे भाई, बनानास ऑरेंजेस सस्ते थे। क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर सेशन को रैप अप करते हैं। तो रजत बॉट अ टोटल ऑफ 71 एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस, टोटल 71 परचेज किए हैं। सो एप्पल्स प्लस बनानास प्लस ऑरेंजेस टोटल इज इक्वल टू 71। ओके, नंबर ऑफ एप्पल्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ बनानास, यानी कि एप्पल्स आर ग्रेटर देन बनानास, एक्सीड करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है। सो इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन है, एंड बनानास नंबर ऑफ बनानास एक्सीड्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, सो दिस इज अवर इनइक्वालिटी। Also given the condition that he bought at least 22 of each fruit, so minimum value of each is 22,
मिनिमम 22 तो सभी में परचेज किया होगा. इफ ईच एप्पल बनाना एंड ऑरेंज कॉस्ट हिम ₹5, ₹7 एंड ₹4 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम ऑन द फ्रूट्स. तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना इनकर किया होगा फ्रूट्स पे, दैट इज द क्वेश्चन. क्या क्या केसेस बन सकते हैं? देखो 22 तो सारे ही परचेज किए हैं, ठीक है. तो ऑरेंजेस 22 होंगे बिकॉज ऑरेंजेस इज मिनिमम, तो एटलीस्ट 22 होंगे. अब बनानास 23 हो सकते हैं क्योंकि 22 तो हो नहीं सकते, एक तो कम से कम ज्यादा होना पड़ेगा. 23 बनानास हो गए. 22 + 23 कितना हो गया? दिस इज 45. सम आ गया ये 45, जबकि टोटल है 71. तो यानी कि 71 - 45 कितना बचा? 26. एप्पल्स हो जाएंगे 71 - 45, दैट इज 26. एक केस तो ये हो गया. या फिर हो सकता है ऑरेंजेस को 22 ही रखें, बनानास को 23 के बजाय 24 कर दें. तो 22 + 24 इज 46. 71 - 46 विल बी 25. ओके, ये सॉल्यूशन हो सकता है. अगर हम ऑरेंजेस को 23 कर दें तब फिर बनानास को 24 होना पड़ेगा. 23 + 24 इज 47 और 71 - 47 इज इक्वल टू 24. बट ये केस तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इक्वल नहीं हो सकता एप्पल और बनानास. एप्पल्स मस्ट बी ग्रेटर देन बनानास. तो देयर विल बी ओनली 2 केसेस पॉसिबल. सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस पॉसिबल होंगे. सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस पॉसिबल होंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, एक केस हो गया हमारा एप्पल बनाना ऑरेंजेस का 26, 23, 22. और सेकेंड केस हो गया 25, 24, 22. और प्राइसेस गिवन है इनके. प्राइसेस क्या है? प्राइस है एप्पल का है ₹5. ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी ऑर्डर उल्टा पुल्टा होगा. ठीक है, बनाना ज्यादा कॉस्टली है, ₹7 के और ₹4 के हैं ऑरेंजेस. सो कॉस्टलीस्ट क्या है? कॉस्टलीस्ट हमारा है बनाना एंड वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सपेंडिचर. सो हमें एक्सपेंडिचर को मैक्सिमाइज करना है. वी हैव टू मैक्सिमाइज द एक्सपेंडिचर. ओके, अब ऑरेंजेस तो हमारे सेम है तो ऑरेंजेस पे एक्सपेंडिचर तो एक्जैक्टली सेम होगा. तो हमें ये देखना है कि एप्पल्स और बनानास में से ज्यादा क्या खरीदे सो दैट हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो मैक्सिमाइज हो जाए. और डिफरेंस कितने का है? 1 का ही डिफरेंस है. 1 का ही डिफरेंस है. इजंट इट सो? तो 23 बनानास तो फॉर श्योर उसको परचेज ही करने हैं, 25 एप्पल्स भी परचेज ही करने हैं. बस एक वो एप्पल एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो एप्पल परचेज करे या बनाना परचेज करे, ये उसको सोचना है. तो बनानास आर कॉस्टलियर, बनानास आर कॉस्टलियर as compared to apples, so that is why he should purchase 24 bananas for maximum expenditure. तो maximum expenditure हो जाएगा हमारा 25 into 5 plus 24 into 7 plus 22 into 4. So this will be 125 plus 168 plus 88. So 381 rupees will be total expenditure, maximum expenditure. ओके, अगर फर्स्ट केस में एक्सपेंडिचर पूछता, फर्स्ट केस में कितना आएगा? क्योंकि फर्स्ट केस हमने इंस्टेड ऑफ 1 बनाना हमने 1 एप्पल परचेज किया तो ₹2 कम होगा. तो फर्स्ट केस में 379 आ जाएगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. और अगर मल्टीपल केसेस भी गिवन हो तो तब भी कोई टेंशन नहीं था. हमें फोकस करना था कि जो चीज हमारा मैक्सिमम कॉस्ट ले रहा है यानी कि कॉस्टलियर है, कॉस्टलिएस्ट है, दैट इज बनाना. तो बनाना शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. और जो चीपेस्ट है विच इज ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. तो वो हमारा अप्रोच होता. अगर हमारा मल्टीपल वैल्यूज भी लेना होता तब भी हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते. क्लियर? ओके, ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. और आई बिलीव कि जो भी हमने क्वेश्चन अप्रोच किए, जो भी हमने अप्रोचेस सीखी हैं कि कैसे मैक्सिमाइज करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, क्या अप्रोच होगा 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आई बिलीव वो सब चीज़ें तो समझ में आएंगे और कहीं भी कोई डाउट नहीं रहोगे. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.